हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन मेथड। जी हाँ स्टूडेंट्स, नॉर्मलाइजेशन मेथड बहुत लोगों को नहीं मालूम, मतलब लगभग 95% लोगों को नहीं मालूम, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट्स या आपके सीईटी के रिजल्ट्स या कोई भी एग्जाम अगर आप देते हो वो मल्टीपल स्टेज में है तो वहां पे नॉर्मलाइजेशन लगता है। ये बहुत लोगों को नहीं मालूम और ये यूट्यूब पे भी इजीली अवेलेबल नहीं हो पाता, तो उसके बारे में मैं आपको पूरा डिस्कस करने वाला हूं। साथ ही साथ मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं कि एमएसटी सीईटी के लिए परसेंटाइल एंड मार्क्स में कितना फर्क होता है एंड किस तरीके से पूरा प्रिपरेशन करें, वो चीज मैं बताने वाला हूं। लेकिन नॉर्मलाइजेशन जो है वो 10th या आपके 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, सीईटी के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल है, तो प्लीज इस वीडियो को आप देखिए। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है दिमाग में कि जब अलग अलग मीडियम के बच्चे पढ़ते हैं, किसी का फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, किसी का फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू है, किसी का फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, किसी का फर्स्ट लैंग्वेज मराठी है, तो यहाँ पे जब पेपर बनता है, जब बोर्ड एग्जाम होता है, तो वहां पे नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है कि हम बोलते हैं कि इतना परसेंटाइल मिला इसको। तो जब हम परसेंटाइल की बात करते हैं तो हम पूरा ओवरऑल महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स की बात करते हैं। तो जब किसी का पेपर उर्दू है, किसी का पेपर हिंदी है, किसी का पेपर इंग्लिश है, किसी का मराठी है, लैंग्वेज की बात कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे जब लैंग्वेज ही अलग है पेपर का कि मतलब फर्स्ट लैंग्वेज, तो उनके क्वेश्चंस अलग रहेंगे। मैं मैथ्स एंड साइंस की बात और सोशल स्टडीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लैंग्वेज पेपर की बात कर रहा हूं। तो किसी को इंग्लिश के पेपर टफ आ सकते हैं, मराठी का पेपर शायद इजी हो सकता है। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि इंग्लिश में 50% मार्क्स आया और मराठी में 70% मार्क्स आया तो लगभग सेम आता है? ये कैसे डिसाइड होता है? ये सभी चीज नॉर्मलाइजेशन से डिसाइड होती है। कभी कभी सेम चीज होता है जो सीईटी सब देते हैं और कहते हैं कि पेपर मेरे वाला सेशन टफ था, उसका वाला इजी था। तो होता क्या कि कभी आप बहुत ज्यादा स्कोर करने के बाद भी आपको बहुत कम मार्क्स मिलते हैं एंड अगर आपने बहुत कम भी स्कोर किया तो आपको बहुत ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। मैं आपको पूरा एकदम A to Z पूरा आपको बताने वाला हूं। सो स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने सीईटी का एक एग्जाम्पल ले लिया। मान लीजिए 4 सेशन में सीईटी के पेपर हुए जो 200 मार्क्स के थे। पहले सेशन में आपने देख रहे हैं यहाँ पे सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3, सेशन 4। तो कुछ लोग क्या बोलेंगे कि फर्स्ट सेशन बहुत टफ हो गया, कुछ लोग बोलेंगे अरे सेकंड सेशन और फोर्थ सेशन ओके था, कुछ बोलेंगे कि थर्ड सेशन बहुत इजी आ गया था, बहुत स्कोरिंग हो गया था। तो कैसे डिसाइड होता है कि किसको कहां पे मार्क्स दिया जाए, किसको ऊपर रखा जाए, किसको नीचे? प्लीज स्टूडेंट इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं इसमें एक बहुत अच्छा ट्रिक बताऊंगा कि जिससे आपके बोर्ड एग्जाम और सीईटी में जो स्कोर हो गया वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे। तो होता कैसा है स्टूडेंट्स कि मान लीजिए सेशन 1 में 100 बच्चे लोग ने पेपर दिया, सिमिलरली सेशन 2 ने भी 100 बच्चे, सेशन 3 में समझो 50 बच्चे लोग ने पेपर दिया, सेशन 4 में समझो फिर से 200 बच्चे लोगों ने पेपर दिया। तो जब ये सब अलग अलग दिन हो रहा है तो सेम क्वेश्चन पेपर तो होगा नहीं, अलग अलग क्वेश्चन पेपर आएंगे। तो जब अलग अलग क्वेश्चन पेपर आएंगे तो कभी ऐसा हो सकता है कि कोई क्वेश्चन पेपर टफ रहे, कभी का कोई क्वेश्चन पेपर उतना टफ ना रहे, तो नॉर्मलाइजेशन लगता है। तो नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाता है कि जो पहला सेशन हुआ उसमें जो 100 बच्चे थे उसमें से जो एवरेज मार्क्स है, मतलब सबके मार्क्स मिला के डिवाइड बाय 100, जो एवरेज मार्क्स थे वो नोट कर लेते। मान लीजिए वो एवरेज मार्क्स 98 हो गया। सिमिलरली सेशन 2 में वो चेक करते हैं कि भाई एवरेज मार्क्स कितना आता है, तो 120। सेशन 3 में देखते हैं 140, सेशन 4 में देखते हैं 105। तो इसमें होता क्या है कि इसके बेस पे डिसाइड हो जाता है कि जो पेपर है 98 मतलब जो सेशन 1 में 98 एवरेज था, सेशन 2 में 120, सेशन 3 में 140, सेशन 4 में 105, तो इन सभी मार्क्स को एक मान लिया जाता है। मतलब अगर कोई सेशन 1 का 98 स्कोर किया है तो उसको सेशन 2 में किसी ने 120 मार्क्स स्कोर किया है तो भी उसको सेम परसेंटाइल दिया जाएगा। सिमिलरली कोई सेशन 3 में अगर 140 मार्क्स स्कोर किया तो उसका भी परसेंटाइल सेम रहेगा जो सेशन 1 वाले को रहेगा, एंड सेम आपका सेशन 4 के लिए 105। तभी होता है कि कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि मुझे इतना मार्क्स मिलने के बाद भी मेरा परसेंटाइल कम है, और कुछ कहेंगे कि मेरा तो मार्क्स कम था लेकिन फिर भी मेरा परसेंटाइल अच्छा आया है। वजह क्या है? पेपर के टफनेस का एंड उसके एवरेज स्कोर। तो कुछ लोग कहेंगे कि सर अगर एक बैच में सारे बच्चे बहुत ज्यादा स्कॉलर हो गए तो ऑब्वियसली उनका एवरेज मार्क्स बहुत हाई रहेगा। जी हाँ, अगर बैच में एक साथ बच्चे बहुत ज्यादा स्कॉलर बच्चे एक साथ बैठ लिए और सबने बहुत ज्यादा स्कोर किया तो वो उनके परसेंटाइल को अफेक्ट कर जाएगा, क्योंकि उनके एवरेज स्कोर भी बहुत हाई रहेंगे एंड जिसके कारण वो दूसरे से अगर देखा जाए तो कंपैरिजन में पीछे हो सकते हैं। तो ये भी है। और अगर किसी बैच में स्टूडेंट्स बहुत वीक है तो उनको बेनिफिट मिल जाती है। तो अब आप बोलोगे कि सर मैं क्या करूं?
देखिए जब भी आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, जैसे ओरल के मार्क्स अभी आपके होंगे, इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स होंगे, उसमें बस आप इतना ट्राई कीजिए कि जो एवरेज स्कोर आता है, मतलब आपने पेपर देखा या टीचर ने क्वेश्चन पूछा, आप 10 क्वेश्चन पूछ रहे, उसमें से सब लोग 5-6 दे रहे, तो आप कोशिश कीजिए कि एवरेज से जस्ट थोड़ा अबव, मतलब जो लोग इस सेशन में आते हैं हाई परफॉर्मर्स, यहाँ पे खास कर देखना हाई परफॉर्मर्स वाले जोन में, उनकी परसेंटाइल एक्स्ट्राऑर्डिनरी से बढ़ जाती है। मतलब अगर कि इस यहाँ पे एवरेज अगर आप देख रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे पूरी इमेज को हिला रहा हूँ, जैसे आप यहाँ पे एवरेज देख रहे हो, यहाँ पे 98 है ना, तो 98 अगर किसी को मिल रहा है, जस्ट ट्राई टू स्कोर 100। अगर आप 100 स्कोर कर लेते हो तो आप हाई परफॉर्मर में आओगे एंड आप बाकियों से बहुत ऊपर चले आते हो। सिमिलरली आपको अगर 140 है तो आप थोड़ा सा उसके ऊपर स्कोर करने की कोशिश कीजिए। मतलब जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है आपको उसी समझ में आ जाएगा कि पेपर टफ है कि इजी है। जब आपको मालूम पड़ा पेपर इजी है तो आप सोचोगे ठीक है, सब लोग 25 में से अगर 20 क्वेश्चन करने वाले तो मैं 21 या 22 करूंगा। या अगर आपको लगता है कि पेपर टफ है, सब इसमें ज़्यादा कोई सॉल्व नहीं कर पाएगा, 12 या 13 ही कर पाएगा, तो आप सोचो मैं सिर्फ 15 ही कर लूँ। समझ रहे स्टूडेंट? सेम रूल आप फॉलो करना अपने बोर्ड एग्जाम के लिए भी। ओरल में जो जितने क्वेश्चन दे रहा है, बात कर रहा है, उसमें आप यूज कर लीजिए। इंटरनल असेसमेंट में जो असाइनमेंट दिया जा रहा है, सब अगर लगभग हर एक क्वेश्चन को एक एक पेज लिख रहे हैं, आप थोड़ा सा उसमें डेटा ऐड कर दीजिए, आपको बेनिफिट मिल जाएगा। आपको इंटरनल असेसमेंट में कैसे लिखना है वो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, उस वीडियो को देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये था ओवरऑल स्टूडेंट्स नॉर्मलाइजेशन मेथड का। एंड प्लीज इस वीडियो को आप शेयर कर देना। आगे तो मैं सीईटी के बारे में अभी मैं बताने वाला ही हूँ, लेकिन प्लीज इसको शेयर कर देना क्योंकि ये आपके 10th, 12th, 11th की सीईटी एंड 12th के बाद की सीईटी के लिए एप्लीकेबल है, सभी सीईटी के लिए, ठीक है। भले वो आप कोई भी दे रहे हो, सभी सीईटी के लिए एलिजिबल है और ये एप्लीकेबल भी है, तो इस चीज को आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अब हम सीईटी के स्कोर की तरफ बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखने वाले हैं कि एमएसटी सीईटी का 2020 के मार्क्स और परसेंटाइल के बीच का रिलेशन। सो अगर कोई स्टूडेंट है जिसको 160 प्लस मार्क्स मिले हैं तो उसका जो परसेंटाइल होगा वो 99.5 परसेंटाइल होगा। अगर किसी स्टूडेंट्स ने 150 में से 160 लाया तो 99। सिमिलरली आप देख रहे हैं 130, तो एक एवरेज अगर आप देखोगे ना 100 के ऊपर अगर आपका स्कोर है तो आप 95 परसेंटाइल, मतलब सिर्फ 5% बच्चे ऐसे होते हैं कि जो 100 भी स्कोर कर पा रहे हैं परसेंटाइल के टर्म्स में अगर हम बात करें। तो अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत अच्छी मौका है कि 200 में से 50% भी लेके आए तो स्कोर कर सकते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैंने भी जब सीईटी दिया था, मैं तो आज फिलहाल इंजीनियर हूं, आई एम वर्किंग इन यूएस बेस्ड कंपनी में मैं काम करता एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। जब मैंने मेरे टाइम पे सीईटी दिया था, उसको परसेंटाइल से अगर आप उसको कैलकुलेट करते हो, क्योंकि रैंक जो मेरी थी उसके हिसाब से मेरी परसेंटाइल जो आती थी वो 99.8 थी स्टूडेंट्स। तो इसलिए मैं आपको बहुत अच्छा टेक्निक बता सकता हूँ। 99.8 आप समझ सकते हो कि मेरा क्या था, मेरे फर्स्ट ऑप्शन में मुझे बेस्ट कॉलेज मिल गया था जो मुझे चाहिए था। सो उसी तरीके से अब आप बोलोगे सर इसको कैसे प्लान किया जाए। देखिए अगर आप 100 के ऊपर जाते हो तो आपको 95 परसेंटाइल मिलता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे स्कोर करें। ये है आपका सीईटी सेल, ठीक है। जो भी आप सीईटी दे रहे हैं, मैं सिर्फ एक एग्जांपल में इंजीनियरिंग की सीईटी ले रहा हूं, लेकिन आप कोई भी सीईटी दे रहे हो आप इस हिसाब से प्लान कर लो। ये है आपका सीईटी सेल। यहां पे देखो आपको सीईटी का सिलेबस दिया रहता है। मैं यहां पे सिलेबस पे क्लिक कर दे रहा हूं, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं, ओके, एंड मैं नीचे इसको स्क्रॉल कर रहा हूं। यहां पे स्टूडेंट आपको बहुत क्लियरली बोल दिया गया है कि मैथ्स में 10 क्वेश्चन जो होंगे वो आपको इसमें से आएंगे, दैट इज 11th स्टैंडर्ड में से। फिजिक्स के 10, केमिस्ट्री के 10 एंड बायो के 20। मतलब अगर कोई पीसीएम दे रहा है तो उसके लगभग 40 मार्क्स, क्योंकि मैथ्स के इंटू 2 होते हैं, 40 मार्क्स 11 से आएंगे। और कोई पीसीबी दे रहा है तो उसके भी 40 मार्क्स। और अच्छी चीज ये है कि उन्होंने 11th के सिलेबस भी दिए हैं कि मतलब जो क्वेश्चन भी आएंगे वो इन्हीं टॉपिक में से आएंगे। मतलब अगर आप सिर्फ ये टॉपिक कर लेते हो आपको 40 मार्क्स मिल जाते हैं। तो कुछ लोग बोलेंगे ठीक है सर अगर हम सिर्फ यही टॉपिक कर लेते हैं तो 40 मार्क्स डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। देखिए हमेशा स्ट्रैटेजी चलता है। बहुत ज्यादा बच्चे मेहनत करते हैं लेकिन वो स्कोर नहीं कर पाते। मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूं कि जिसमें आप स्कोर, क्योंकि पढ़ाई तो आप करते हो लेकिन आपकी स्ट्रैटेजी खराब होती है जिसके कारण आपके मार्क्स कम आते हैं। लेकिन ये कोई सिखाता नहीं है। सब सिर्फ कहेंगे ये चैप्टर पढ़ लो, इसकी ये फॉर्मूलास याद कर लो, वो चल नहीं पाता। सबका अपना अपना एक स्ट्रांग पॉइंट होता है, सबका अपना अपना एक वीक पॉइंट होता है। तो बस आपको टारगेट करना है कि हाँ मेरे जो 40 मार्क्स आएंगे इसमें से मेरे मार्क्स नहीं कटने चाहिए। तो मान लीजिए आपको 40 में से 35 मिल गए, ओके, 35 आपको मिल गए।
अब बचा कितना, 160 मार्क्स के पेपर बचे। 160 मार्क्स के वो 12th के पेपर रहेंगे। अब 12th में कुछ टॉपिक्स ऐसे रहेंगे जो आपको आते हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते। अगर आप एक एवरेज स्टडी के हिसाब से भी 12th का पेपर देते हो और सिर्फ 50% मार्क्स स्कोर करते हो, सिर्फ 50% स्टूडेंट्स, अगर आप 50% स्कोर करने को भी जाते हो तो आपको कितना मिलेगा, 160 का 50 कितना होता है, 80 उधर मिला और यहाँ पे 35 मिला, क्योंकि आपको इसका तो मालूम था इसलिए आपने इस पर टारगेट किया। 80 + 35 कितना होता है, 115। अब आप देखो 115 का रेंज कहाँ पे आता है, करीबन 96 के भी ऊपर जाएगा। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे कि मेरा मार्क्स तो पिछली बार ज़्यादा था लेकिन मेरा परसेंटाइल कम था। वो कहाँ पे फंसे थे, बिकॉज ऑफ नॉर्मलाइजेशन। तो वहाँ पे मैंने वही चीज़ सिखाई है। तो आप इस तरीके से प्लान कीजिए स्टूडेंट्स, बहुत हाई स्कोर करोगे, बहुत हाई। लिख के दे सकता हूँ मैं, बहुत हाई स्कोर करोगे, क्योंकि कोई ये नहीं बोलता कि मैं लिख के दे सकता हूँ, मैं बोलता हूँ मैं लिख के भी दे सकता हूँ, आप बहुत हाई स्कोर करोगे। सो इस चीज़ को याद रखिए स्टूडेंट्स, ऐसे ही प्लान कीजिए। ट्राई टू 11th के जितने भी आपके चैप्टर्स हैं जो मेंशन किए, सिर्फ यही चैप्टर इनको पढ़ लीजिए, क्योंकि इनको पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं। एंड 12th के एवरेज भी अगर आप पढ़ोगे, जैसे आपने फिजिक्स में से पढ़ा, उसमें से आपको लग रहा है कि यार 2-3 चैप्टर में छोड़ सकता हूँ, यस छोड़ दीजिए। केमिस्ट्री के कर रहे हो छोड़ना है, लेकिन जो बाकी करोगे ना उसको अच्छे से करना, तो उसकी में से जो क्वेश्चंस आएंगे ना आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाले, तो आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। सो स्टूडेंट्स, ओवरऑल मैंने आपको ये चीज बताई एंड इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जो है वो 12th स्टैंडर्ड के लिए, 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम के लिए, सीईटी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। प्लीज़ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी बातें आपको कोई नहीं बताने वाला है स्टूडेंट्स, इतना मैं आपको गारंटी देता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।